हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडिएंट कोचिंग क्लासेस। आज हमारा इंटीग्रेशन पे लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। लास्ट वीडियो लेक्चर दैट मीन्स लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 एक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड से। जो भी बच्चे ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देख लो, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है। और सेकंड चीज़, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि ये जो सिलेबस हम लोग यहाँ डिस्कस कर रही है क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है, न्यू सिलेबस। ठीक है, जिसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करते हैं। मेरा एम होता है कि हर बच्चे को मैं एक सिंपल लैंग्वेज में सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूं, ताकि उसकी जो एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अब ये क्वेश्चन को देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रहेंगे, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस का नॉलेज होना चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए, उनको ध्यान से देखो। और ये खास करके ये खास टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, ये जो है थोड़ा सा इनमें कुछ अलग अलग सा होता है, तो आपको ये क्लियरली आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं जाएगी कि इस क्वेश्चन में क्या किया जाता है करके। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो। हम लोग क्या करते हैं ना, डिवाइड में साइन x माइनस ए है, डिवाइड में साइन के साथ क्या है x माइनस ए, तो हम लोग यही सेम चीज़ न्यूमरेटर में कॉस के साथ एडजस्ट करते हैं। x माइनस ए है तो आप x माइनस ए एडजस्ट कर लो। दिक्कत वाली बात यह है कि साथ में तो सिर्फ x था और हमने लिखा है x माइनस ए, तो माइनस ए को बैलेंस करने के लिए प्लस ए। ठीक है, तो ये छोटी सी आपको एडजस्टमेंट करते हैं आनी चाहिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अब आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? कॉस ए प्लस बी का। जिन बच्चों को नहीं फॉर्मूलेस पता है, पहले फॉर्मूलेस याद करने पड़ेंगे, तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए मीन एक्स माइनस ए, कॉस ए कॉस बी मीन्स ए, प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस होता है माइनस साइन ए मीन्स एक्स माइनस ए, साइन ए साइन बी मतलब ए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ आप साइन एक्स माइनस ए ही रहने दो, इसको साइन एक्स माइनस ए ही रहने दो। अब जब आप साइन एक्स माइनस ए इन दोनों टर्म के साथ डिवाइड करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगा, जब आप साइन एक्स माइनस से इधर कॉस एक्स माइनस ए के साथ डिवाइड करोगे तो कॉट एक्स माइनस ए और इनटू में आ जाएगा कॉस ए। आपको बता दूं कि ए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो कॉस ए भी कंप्लीटली कांस्टेंट टर्म ही कहलाएगा। माइनस फिर उसके बाद यही साइन एक्स माइनस है, जब इधर इसके साथ डिवाइड होगा तो साइन एक्स माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो क्या बचेगा यहाँ से? साइन ए। ठीक है, dx। अब आप क्या कर लो, इंटीग्रेशन को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए dx। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ए कांस्टेंट टर्म का काम करता है, तो कॉस ए कांस्टेंट होगा तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं, तो कॉस ए कांस्टेंट टर्म है इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन में बच जाएगा आपका कॉट एक्स माइनस ए dx। देन उसके बाद यहाँ पे साइन ए कांस्टेंट है, साइन ए कांस्टेंट है तो ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो फिर साइन, अगर ए बाहर आ गया तो बचेगा क्या? 1, तो 1 dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 dx। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को कॉट एक्स का इंटीग्रेशन पता होगा। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स। तो कॉट एफ ऑफ एक्स रहा तो लॉग मॉड साइन एफ ऑफ एक्स, और अपॉन में आता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कॉट एक्स माइनस ए का क्या होगा? लॉग मॉड साइन
x माइनस ए, साइन x माइनस ए, और इसके डिवाइड में क्या आएगा x माइनस ए का डेरिवेटिव, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं कॉट एफ ऑफ एक्स का, कॉट एफ ऑफ एक्स। तो कॉट एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, लॉग मॉड साइन एफ ऑफ एक्स, और अपॉन में आता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ आपका एफ ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है, एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है एक्स माइनस ए, एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है एक्स माइनस ए। तो ये कितना आएगा, लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए, और इसके डिवाइड में क्या आएगा, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव जो 1 होता है, माइनस साइन ए और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो वैसे तो ये आपका सॉल्व हो गया है, बस आप इसको ठीक से लिख लो, ठीक से लिख लो, मतलब जैसे कि ये कॉस ए इंटू लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए माइनस, फिर ये x को आप आगे लिख लो x साइन ए प्लस सी। तो जब भी आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल दिखे ना, आपको क्या करना चाहिए, आपको डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है, चाहे यहाँ साइन हो चाहे यहाँ पे कॉस हो, वही सेम टर्म को आप न्यूमरेटर में एडजस्ट करो और बाद में फिर उसको एक्सपांड कर लो, तो ये आगे आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे भी सेम जो लास्ट एग्जाम्पल है वही अप्रोच लगाना है। क्वेश्चन दिया है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन में साइन एक्स प्लस बी है, साइन एक्स माइनस ए अपॉन में साइन एक्स प्लस बी है। तो यहाँ डिवाइड में आपको साइन के साथ क्या दिखाई दे रहा है, एक्स प्लस बी, और मैंने आपको अप्रोच क्या कहा है, अप्रोच क्या पता है कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि जो कुछ भी डिवाइड में आपको दिखाई दे रहा है ना, आप सेम चीज़ को न्यूमरेटर में लिख लो, सेम चीज़ यानी x प्लस बी लिख लो, लेकिन आपके पास प्रेजेंट क्या था, प्रेजेंट था माइनस ए और आपने लिखा है प्लस बी, यानी कि माइनस ए और माइनस बी आ जाएगा। फिर आगे क्या करना चाहिए हमने, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको तो मैं साइन ब्रैकेट में x प्लस बी रहने देता हूँ, और माइनस अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर a प्लस बी आ जाएगा। अगेन यहाँ पे ध्यान से सुनो, a और b जो है कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, कंप्लीटली कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस बी, साइन x प्लस बी। अगेन आप फिर से इस बार साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो, साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन a मीन्स x प्लस बी, साइन a कॉस b, b मतलब a प्लस बी, माइनस कॉस a मीन्स x प्लस बी, साइन b मीन्स a प्लस बी, डिवाइडेड बाय इसे आप साइन x प्लस बी ही रहने दो, इसको आप x प्लस बी ही रहने दो। अब आप क्या करो, ये जो आपके पास x प्लस साइन एक्स प्लस बी दिखाई दे रहा है, ये दोनों के साथ डिवाइड कर लो, क्योंकि बीच में तो माइनस है। तो जब आप इन दोनों के साथ डिवाइड करोगे इसको, तो देखो आपको क्या मिलेगा, जब यही इधर डिवाइड होगा तो साइन एक्स प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग रहेगा कॉस ए प्लस बी, और जब यही टर्म इधर डिवाइड होगी तो कॉस एक्स प्लस बी अपॉन में साइन एक्स प्लस बी, ये बन जाएगा आपका कॉट एक्स प्लस बी इंटू में साइन ए प्लस बी। देन आफ्टर आप क्या करो, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर लो दोनों को, इंटीग्रेशन क्योंकि बीच में माइनस है, तो इंटीग्रेशन जब आप दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए प्लस बी, ठीक है, और माइनस फिर वही इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो a और b तो कांस्टेंट टर्म है, तो a प्लस बी कांस्टेंट हो जाएगा, a प्लस बी कांस्टेंट तो cos a प्लस बी कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में क्या बच गया, dx माइनस, उसी तरीके से साइन a प्लस बी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, फिर साइन a प्लस बी कांस्टेंट ये भी बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, कॉट एक्स प्लस बी, ठीक है। नाउ
1 का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका x, तो ये x को आगे लिखा और ये हो जाएगा cos a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी। और cot x प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है? cot x का इंटीग्रेशन होता है log मॉड साइन x, तो cot x प्लस बी का क्या होगा? log मॉड साइन x प्लस बी आएगा, ठीक है, और प्लस c, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कंप्लीटली सेम ही था, सिर्फ आपको क्या फॉलो करना है वो आप ध्यान से देख लो अच्छे से, कि जब भी आपके पास इस टाइप के सिचुएशन के न्यूमेरिकल आए, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में हो, साइन हो चाहे कॉस हो, उसके साथ वही सेम चीज़ को आप न्यूमरेटर में एडजस्ट कर लो, फिर एक्सपांड वगैरह करके बस, फिर तो आगे आपको पता ही है क्या करना है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला है? 1/sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये क्वेश्चन लास्ट प्रॉब्लम जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। मतलब आप ये समझो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले, मैक्सिमम न्यूमेरिकल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रहेंगे। अब आपको सोचना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में आपको यही करना होगा शुरुआत में, कि आपके पास सवाल आएगा। अब तक ज़्यादा कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए नहीं है, तो जब आपके पास सवाल आएगा तो आपको आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि क्या मैं उसको किसी ऐसे टर्म में कन्वर्ट कर लूँ जिसका फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता है, या कुछ सब्सटीट्यूट कर ले तो सॉल्व हो जाए। इस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ देखो, यहाँ आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो कि आप सबसे पहले क्या कर लो, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालो। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालने से क्या फ़ायदा होगा वो सबसे, और अगेन जब ये मैं करता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, एक कॉमन जो बेसिक चीज़ है ये पता होनी चाहिए, +2। ठीक है, जब ये सवाल मैं क्लासेस में लेता हूँ ना, मेरे फिजिकल क्लासेस में जब मैं लेता हूँ, तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ना एक डाउट आता है कि सर ठीक है, आपने तो इसको 1-2 बार सॉल्व किया हुआ है, तो आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना। पहली बात तो मैं आपको बताऊँ कि अगर मैंने इस सवाल को पिछले साल सॉल्व किया भी है, तो मुझे ये याद नहीं रहता है कि मैंने पिछले साल इसको किस मेथड से किया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कितने तो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हर न्यूमेरिकल की मेथड याद नहीं करके रखते हैं। ठीक है, तो फिर सवाल आता है कि सर आपको कैसे पता चलता है? तो ये जस्ट लॉट ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, कि हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं, हम इतने सालों से पढ़ाते हैं, तो हमको पता होता है कि जब क्वेश्चन सामने आता है तो इसको क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व होना चाहिए। तो बच्चों के सवाल जो होता है वो ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमको यही स्टेप करनी है। तो मेरे पास इस सवाल का बस एक ही जवाब होता है, और आई थिंक सारे टीचर्स के पास भी यही जवाब होगा कि आप बस प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जितना आप उस चैप्टर में इन्वॉल्व होगे, फैमिलियर होंगे उस चैप्टर से, उतने ही क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग की खिड़की खुलती जाएगी कि हाँ, हमने यहाँ पे ये करना चाहिए, ये, बट उसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स करने से फ़ायदा क्या हुआ वो देखो। अब 1/cos स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में आएगा यहाँ पे tan x + 2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में दिखाई देगा, क्योंकि tan x + 2 का डेरिवेटिव क्या आता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो आप क्या कर दो, पुट कर दो, क्या पुटअप करो? tan x + 2 के जगह t पुटअप करो, tan x + 2 के जगह t। तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx = dt। आपको बता दूं, ये dx सेक स्क्वायर tan x के डेरिवेटिव में नहीं आता है, ये dx कहाँ से आता है? dt/dx होता है ना, तो वो dx इधर शिफ्ट किया हमने। सो अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह तो dt बन गया, और ये tan x + 2 के जगह आ गया t, tan x + 2 के जगह t आ गया। सो 1/t का इंटीग्रेशन आई होप कि सब बच्चों को पता ही होगा, ये होता है log mod t + c। फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। फॉर्मूले क्या है ना, जान है चैप्टर के, बिना फॉर्मूले से आप बोल ही नहीं सकते कि मैं चैप्टर कर लूँगा अच्छे से, पॉसिबल ही नहीं है। सो लॉग मॉड, और आफ्टर दैट आप क्या करो, t की वैल्यू का रख दो। t की वैल्यू क्या? tan x + 2 + c। तो ये रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ अप्रोच समझ में आ गया कि cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकाला गया,
क्यों कॉमन निकाला गया है? क्योंकि जब मैंने इसको ठीक से ऑब्जर्व किया ना तो मुझे पता चला कि cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकालने पे cos x अपॉन sin x बन रहा था और इधर 2, यानी कि यहाँ tan x आ जाएगा। तो tan x प्लस 2, तो tan x प्लस 2 का डेरिवेटिव जब निकालूंगा तो sec स्क्वायर x आएगा, जो मेरे पास ऑलरेडी बन जाएगा। तो इस अप्रोच के थ्रू मैंने cos स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाला है। आपको भी ये सोचना पड़ेगा, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा क्वेश्चंस में, तभी जाके इंटीग्रेशन चैप्टर आपको आसान लगेगा। ओके, सो आगे की न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको एक इंटीग्रल फॉर्म पता होना चाहिए। इंटीग्रल फॉर्म का मतलब क्या? ये पर्टिकुलर मेथड होते हैं कि जैसे ये देखो, ये फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x ये फॉर्म दिखे, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, यहाँ पर a b c d कोई नंबर्स है, ठीक है, या फिर a e टू द पावर x प्लस b अपॉन c e टू द पावर x प्लस d, इस टाइप के जब भी आपको फॉर्म दिखाई दे तो आपके लिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर एक मेथड होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो आप इसको इंटीग्रल फॉर्म फर्स्ट बोल दो, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे अपने को इंटीग्रल फॉर्म पढ़ने हैं। इंटीग्रल फॉर्म का मतलब क्या कि पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर कुछ मेथड्स होती है। अगर आप वो पता करके रखोगे, अगर आपको अच्छे से याद हो जाएगी कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये मेथड, तो ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले आपको क्या इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक क्वेश्चन का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ऐसे हम लोग जैसे ये टाइप, आप इसको टाइप ए बोल दो, टाइप ए की इस टाइप के जब भी न्यूमेरिकल आएंगे तो मैं आपको अभी मेथड बताऊंगा वो। तो आप क्या करो ना, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आप ना एक फॉर्मूला बुक रेडी करके रखना कि उसमें लिख देना टाइप 1। टाइप 1 मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, उसके लिए ये मेथड। फिर टाइप 2, हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे लगभग हमें 8-10 टाइप के क्वेश्चन देखना है, ठीक है, जिनकी मेथड्स आपको पता होती है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखना, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, या फिर a e टू द पावर x प्लस b अपॉन c e टू द पावर x प्लस d। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो मेथड होती है वो देखो, वो ये है कि आपको क्या करना है ना, आपको एक्सप्रेस करना होता है। एक्सप्रेस करना होता है किसको? न्यूमरेटर को। एक्सप्रेस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना। कैसे एक्सप्रेस करना? न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये मेथड है आपकी। इस मेथड का यूज करके अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ए और बी क्या है, कुछ कांस्टेंट है जो आपको फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये मेथड सब लोग ध्यान रखो, और इसका यूज कब करना है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कब? जब इस टाइप का फॉर्म आएगा। क्या मेथड है कि न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना है ए डिनोमिनेटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन सेकंड का 5, इसमें और इसके आगे वाले क्वेश्चन में सब में यही मेथड यूज़ करें जो अभी हमने डिस्कस किए। तो सबसे पहले जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये तो a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x वाला फॉर्म है, ठीक है, आपको बिल्कुल आएगा। आप बस वीडियो को सीरियसली देखो, सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस मेथड, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये मेथड होती है करके। जैसे यहाँ पे a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x तो हमको दिख गया। तो मैंने क्या बताया आपको, न्यूमरेटर को आपको एक्सप्रेस करना होता है a डिनोमिनेटर प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर मीन्स कौन? न्यूमरेटर मीन्स a sin x प्लस 2 cos x, ये आपका न्यूमरेटर, इज इक्वल्स टू a डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स वही 3 sin x प्लस 4 cos x। अब आपका मेन मोटो है a और b फाइंड आउट करना, मेन एम है a और b फाइंड आउट करना। अब ये a और b कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए प्रोसेस देखो, a से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये कितना हो जाएगा 3a sin x प्लस 4a cos x, 4a cos x प्लस b,
और जब आप 3 sin x का अब डेरिवेटिव निकालना है किसका, 3 sin x प्लस 4 cos x का। जब आप 3 sin x का डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, 3 cos x, और बाहर का b जब मल्टीप्लाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 3b cos x। कितना होगा, 3b cos x। वैसे 4 cos x का डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, -4 sin x, 4 cos x का डेरिवेटिव -4 sin x, और जब आप b से मल्टीप्लाई करोगे तो -4b sin x आ जाएगा। अब देखो आप यहाँ से ये sin x और sin x तो कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से sin x कॉमन, तो क्या बचेगा आपका 3a - 4b sin x प्लस, और इन दोनों में से cos x कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 4a प्लस 3b cos x, ये आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल में, sin x प्लस 2 cos x के। तो आपको पता है आप कंपैरिजन वगैरह करते थे, अगर आप जब 10th में वगैरह कुछ ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस by, और आपको किसी ने पूछा a और b की वैल्यू क्या होगी, तो आप बहुत ही आसानी से बोलते थे कि a तो 2 है और b आपका 3 है। ठीक है, तो जब आप इसको कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि 3a - 4b 1 के बराबर में, sin x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, और 4a प्लस 3b ये किसके बराबर में, 2 के बराबर में। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया, ये तो आपको दो लीनियर इक्वेशन मिल गए, किस फॉर्मेट में, ये मिल गया आपको a और b के फॉर्मेट में। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों ने सीखा ही है, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि हम कैंसल आउट किसको करें, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं b को कैंसल आउट करूँ। तो b को कैंसल आउट करने के लिए फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई और सेकेंड वाले को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 9a माइनस 12b इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई। सेकेंड वाले को 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 16a 4 से मल्टीप्लाई प्लस ये हो जाएगा 12b इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 9a प्लस 16a, ये तो हो जाएगा आपका 25a माइनस 12b प्लस 12b कैंसल, ये हो जाएगा आपका 11। तो यहाँ से आपको a पता चल गया 11/25, a पता चल गया 11/25, a तो फाइंड आउट हो गया। अब इस a को आप किसी भी एक में रख के b निकालो, जैसे मान लो मैंने सेकेंड में रख दिया, सो सेकेंड में 4a की जगह कितना 11/25 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2, तो ये कितना होगा, ये 44/25, उसको उधर शिफ्ट किया, सो 3b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 44/25, 2 माइनस 44/25। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 50 माइनस 44, 50 माइनस 44 6/25, 6/25, सो 3b इज इक्वल्स टू 6/25। 3 को शिफ्ट किया तो वो 3 6 के साथ कैंसिल होके b आपको दे देगा 2/25। तो इस तरीके से आपको a और b फाइंड आउट करना है। 4 मार्क्स का वेटेज है इस क्वेश्चन का, अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो ये डायरेक्ट 4 मार्क्स के लिए ही आएगा, क्योंकि थोड़ी सी लेंथ इसकी ज़्यादा है, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होगा। तो a और b तो आपका फाइंड आउट हो गया। इस a और b को आप क्या करोगे ना, ये यहाँ पे पुटअप कर दोगे, कहा ये फर्स्ट वाले में। a और b के जब आप इसमें पुटअप करोगे देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा sin x प्लस 2 cos x, sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल्स टू a कितना आया आपका, a आ गया था 11/25, 11/25 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b कितना आया, b आया 2/25, 2/25 डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x। यानी कि अब आपको पता चल गया कि जो आपका न्यूमरेटर है sin x प्लस 2 cos x, उसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, sin x प्लस 2 cos x को इस तरीके से लिखा जा सकता है 11/25 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2/25 डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x।
तो अब आप क्या करो, अब आप अपने गिवन क्वेश्चन में, गिवन जो क्वेश्चन है आपका, उसमें जो न्यूमरेटर है ना sin x प्लस 2 cos x, sin x प्लस 2 cos x, उसके जगह आप ये राइट साइड रख दो जो आपने अभी फाइंड आउट किया है। कौन से 11/25, 11/25 3 sin x प्लस 4 cos x, 4 cos x, 11/25 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2/25, ठीक है ना, 2/25 डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x, और इसके डिवाइड में आ जाएगा 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो एक्चुअली आप स्पेस कम होने की वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि ये आगे में है ना, सब प्लस में है। तो जब ये आप दोनों के साथ डिवाइड करोगे, ये जाके इसके साथ भी डिवाइड होगा, ये जाके इसके साथ भी डिवाइड होगा। तो देखो डिवाइड होने पे क्या फ़ायदा होगा, डिवाइड होने पे जब आप ये 3 sin x प्लस 4 cos x, ये 11/25 3 sin x प्लस 4 cos x के साथ डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, 3 sin x प्लस 4 cos x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 11/25, और जब यही 3 sin x प्लस 4 cos x इसके साथ भी डिवाइड होगा तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी कर देते, वो सोचते हैं अच्छा 3 sin x प्लस 4 cos x ये भी कैंसिल हो गया। नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में जो लिखा है वो डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x लिखा है। तो इसका मतलब ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सेम है क्या? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3 cos x माइनस 4 sin x आएगा। तो ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ तो सेम नहीं है। तो जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे, ये 2/25 डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो स्टेप मैंने लिखी है आप सब बच्चों को ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, फिर से ध्यान से सुनो कि क्या बोला है मैंने। अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो पहले इंटीग्रेशन 11/25 को डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 11/25 का इंटीग्रेशन, फिर यही इंटीग्रेशन आपका ये इधर 2/25 ऊपर में है डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है। बस अब ये 11/25 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 11/25 कांस्टेंट बाहर आएगा, और क्या बचेगा 1 का इंटीग्रेशन हम सबको अच्छे से आता ही है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, प्लस यहाँ से 2/25 ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अगर आपको रूल याद है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको रूल आपके साथ डिस्कस किए हैं, 3 sin x प्लस 4 cos x, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, ये रूल लगे तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ये रूल आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि जब भी इस टाइप की अरेंजमेंट है आपके पास कि डिनोमिनेटर का f ऑफ x डिनोमिनेटर है, f डैश ऑफ x न्यूमरेटर है, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो आप इसका डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, लॉग मॉड f ऑफ x, मतलब लॉग मॉड डिनोमिनेटर, लॉग मॉड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये रूल है, आपको लेक्चर नंबर 1 में ये रूल मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो वैसे ही है ना कि ये क्या लिखा है, 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x, और ऊपर क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x, यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखा है, तो आप इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, लॉग मॉड 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। तो आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत लंबा है, हाँ लंबा तो है, कैलकुलेशन ज़्यादा, लेकिन मतलब ऐसे कैलकुलेशन नहीं जो आपको परेशान करें। आपको बता दूं इंटीग्रेशन में अभी हम लोग इससे भी बड़े बड़े कैलकुलेशन देखने वाले, ये तो जस्ट शुरुआत है, तो आपको इससे डरना नहीं है बिल्कुल भी, आपको तो और इनका डट के सामना करना है। आप इन क्वेश्चन को फिर से खुद से सॉल्व करके देखो तो आपको मज़ा आएगा। देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, जब आप इंटरेस्ट लेना चालू करते हो ना, जब आपको मज़ा आता है ना किसी भी चीज़ को पढ़ने में, तो टाइम कैसे निकल जाता पता भी नहीं चलता, और वो चीज़ कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, मज़ा आना चाहिए।
ठीक है ना। बस आप ये मतलब यार ये बहुत डिफिकल्टी है, मेरे बस की बात नहीं है, अगर ऐसा बोल दिया ना तो फिर हो गया, फिर तो कुछ भी नहीं होगा आपसे। तो बिल्कुल नहीं, बोलो कि हाँ यार डिफ़िकल्ट है लेकिन मज़ा आ रहा है, मैं और डट के करता हूँ, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार, चौथी बार तो आएगा, 5वीं बार तो आएगा। और जब क्वेश्चन के आंसर बनना शुरू हो जाते हैं ना मैथमेटिक्स में, फिर आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। तो शुरुआत में आपको इंटरेस्ट ज़बरदस्ती से लेना पड़ता है, एक बार उसमें आपका इंटरेस्ट बन गया तो फिर आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि यार ये करो, आप खुद ही करना चालू कर दोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, अब इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी को क्वेश्चन, क्योंकि उनको पता है, बच्चों ने तो याद करके रखा होता है कि a sin x प्लस बी cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x अगर है तो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a डिनोमिनेटर प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। फिर उन्होंने क्या किया कि नहीं, अब हम बच्चों को थोड़ा सा और परेशान करते हैं। उन्होंने क्या किया ना, 1/2 + 3 tan x दे दिया। अब बच्चे ढूंढते रह जाते हैं कि यार अभी तो सर ने बताया था कि a sin x प्लस b वो सब होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 1/2 + 3 tan x है। तो वो जानबूझ के आपको थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन डालेंगे जिससे आप परेशान हो। अगर आपका बेसिक नॉलेज नहीं है, अगर आपने उस चैप्टर को डीपली सॉल्व नहीं किया तो आप ऐसे क्वेश्चन में हार मार लोगे। हालांकि है कुछ नहीं, बस एक स्टेप का काम है। देखो आपको दिखाता हूँ, 1/2 + 3, आप इस tan x को ना क्या करो, sin x बाय cos x लिख लो, tan x को sin x बाय cos x लिख लो। तो जब आप tan x को sin x बाय cos x लिखोगे और यहाँ अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x डिवाइड में cos x, और वो जाएगा ऊपर cos x dx। ठीक है, तो अब इसको देखने के बाद कुछ बच्चे तो एग्री कर जाते हैं कि हाँ ये a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x वाला है, लेकिन कुछ बच्चे एग्री नहीं करते क्योंकि सर ऊपर तो साइन की टर्म दिख नहीं रही। तो कोई बात नहीं, इसका मतलब जो a sin x होता था ना, तो ये जो a है a 0 होगा, तो उसको वजह से साइन भी 0 हो गया। तो मेथड तो वही लगेगी, अगर आप चाहो तो देख लो, लगे तो यहाँ पे 0 sin x लिख के, लेकिन क्या मतलब है उसमें। ठीक है, सो चलो फटाफट कर लेते हैं जल्दी से। मेथड क्या थी, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स क्या, cos x इज इक्वल्स टू a डिनोमिनेटर मीन्स 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2 cos x प्लस 3 sin x। ओके, सो ये मेथड हमने यूज कर ली, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a डिनोमिनेटर प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सो cos x इज इक्वल्स टू, जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या देगा अपने को, 2a cos x और ये 3a sin x, 2a cos x 3a sin x, और आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -2 sin x इंटू b, ये हो जाएगा -2b sin x, और वैसे ही आप 3 sin x का डेरिवेटिव जब निकालोगे तो ये आएगा 3 cos x इंटू b, तो ये हो जाएगा 3b cos x। चलो देखें यहाँ पे, अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, cos कॉमन निकल रहा है, तो cos x जब आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस 3b cos x प्लस, और फिर जब आप sin x कॉमन निकालोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3a माइनस 2b sin x, 3a माइनस 2b sin x आ जाएगा। तो अब जब आप कंपेयरिंग करोगे तो cos x का कोएफिशिएंट क्या है, cos x का कोएफिशिएंट है 2a प्लस 3b, और यहाँ cos x का कोएफिशिएंट 1, और यहाँ sin x का कोएफिशिएंट कितना है 3a माइनस 2b, और यहाँ पे है ही नहीं, मतलब sin x का कोएफिशिएंट 0 है। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन तैयार हो गए, इन दो लीनियर इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेकेंड वाले को 3 से। तो फर्स्ट वाले को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 2, और इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9a माइनस 6b
इज इक्वल्स टू 0 और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4a और 9a की एडिशन हो जाएगी 13a और ये तो कैंसल आउट और इन दोनों के एडिशन 2 आएगी। सो यहाँ से आपको a पता चल गया 2/13, a की वैल्यू आ गई 2/13। इस a को आप किसी इसमें रख दो तो आपको b मिल जाएगा, जैसे फर्स्ट वाले में रख दिया। सो 2 a की जगह रखा 2/13 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1। ये कितना हो जाएगा 4/13, 4/13 को शिफ्ट कर लो। सो 3b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/13। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 13 माइनस 4 9, सो आ जाएगा 9/13। सो 3b इज इक्वल्स टू 9/13, यानी कि फाइनली अब आपको यहाँ से b मिल जाएगा 3/13, b आ जाएगा 3/13। तो इस तरीके से आपका a और b फाइंड आउट हो गया। इस a और b को हम लोग ये इसमें पुटअप करेंगे, जिससे हमको अब हमारा cos x मिल जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे a और b के वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको cos x मिल जाएगा। cos x a आपको मिला था 2/13, 2/13 इन ब्रैकेट 2 cos x प्लस 3 sin x, 3 sin x और प्लस, और जब आप b आया था आपका 3/13, b आ गया था 3/13, डेरिवेटिव ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x। तो इस तरीके से आपका जो न्यूमरेटर है cos x वो आपको एक्सप्रेस कर जाएगा इस टोटल टर्म में। अगर आप देखोगे ना इसको, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, cos x ही मिलेगा। हाँ, तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर cos x है उसके जगह ये सारी चीज पुट अप कर देनी है। 2/13 ब्रैकेट में 2 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है ना, 3 sin x प्लस, और ये आ जाएगा 3/13 डेरिवेटिव ऑफ 3/13 डेरिवेटिव ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x और डिवाइडेड आएगा 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x। देन आफ्टर अब आप क्या करो, आप ये 2 cos x प्लस 3 sin x को दोनों के साथ डिवाइड कर लो। तो जब आप 2 cos x प्लस 3 sin x इस टर्म के साथ डिवाइड करोगे तो 2 cos x प्लस 3 sin x कैंसिल होके रिमेनिंग रह जाएगा 2/13, और फिर जब यही चीज़ आप इधर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3/13 डेरिवेटिव ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 3 sin x। बस अब तो क्या आपको इंटीग्रेट करना है। सो 2/13 का इंटीग्रेशन, 2/13 कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस वैसे इस टर्म का जब आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे तो 3/13 कांस्टेंट, और यहाँ क्या हो रहा है ना कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो जब भी मैंने आपको अभी कुछ देर पहले लास्ट न्यूमेरिकल में भी वो जो फॉर्मूला है, मेथड है, वो सिखाया था कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, लॉग मॉड डिनोमिनेटर। आपको कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली, आपको बस ये समझ में आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हाँ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। तो डायरेक्टली क्या करना है, लॉग मॉड डिनोमिनेटर लिखना है, 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस c। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। आई थिंक अब 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आ गया होगा कि हाँ क्वेश्चन में लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन दम कुछ भी नहीं है। अगर आपके बेसिक कैलकुलेशन अच्छे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। और अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो ये डायरेक्टली 4 मार्क्स के लिए आएगा, ना 2 मार्क्स 3 मार्क्स, डायरेक्ट 4 मार्क्स लेवल का ये क्वेश्चन। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी पैटर्न का है, बट इस बार सिर्फ a sin x प्लस b cos x वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, a e टू द पावर x प्लस b अपॉन c e टू द पावर x प्लस d फॉर्म है।
लेकिन मेथड आपकी सेम वही है, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर 4e टू द पावर x माइनस 25 इज इक्वल्स टू ए डिनोमिनेटर 2e टू द पावर x माइनस 5 प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 2e टू द पावर x माइनस 5। ठीक है, तो ये तो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। a से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2ae टू द पावर x माइनस 5a प्लस, और जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव देखो आपको 2e टू द पावर x मिलेगा, क्योंकि 5 का डेरिवेटिव तो 0। 2e टू द पावर x जब b से मल्टीप्लाइड होगा तो कितना आ जाएगा 2be टू द पावर x, 2be टू द पावर x। तो इन दोनों से देखो e टू द पावर x कॉमन, तो बचा रहेगा यहाँ पे 2a प्लस 2b e टू द पावर x माइनस 5a, और इसको आपको कंपेयर करना होगा 4e टू द पावर x माइनस 25 के साथ। तो जब आप कंपेयर करोगे तो e का कोएफिशिएंट कितना 2a प्लस 2b, और यहाँ e टू द पावर x का कोएफिशिएंट कितना 4, तो यहाँ से आपको a प्लस b पता चल गया 2, a प्लस b आ गया 2। अब माइनस माइनस है तो 25 कंपेयर होगा किसके साथ 5a के साथ, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी 5। इस a के वैल्यू को आप यहाँ रखोगे और उसको शिफ्ट करोगे तो 2 माइनस 5 कितना होता है -3, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3। तो a आ गया 5 और b आ गया -3। ठीक है, तो हाफ पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, और यही सबसे इंपॉर्टेंट, a और b निकल गया तो फिर तो आगे की चीज़ बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। चलो देखो, तो इस a और b को आपको इस इनिशियल स्टेप में रख देना होता है, ये जो इनिशियल स्टेप है आपकी यहाँ पे पुट अप कर देना होता है। सो 4e टू द पावर x माइनस 25 इज इक्वल्स टू a के जगह आप रख दो 5, 2e टू द पावर x माइनस 5 प्लस b की जगह कितना रखोगे आप -3, तो b के जगह आएगा -3 डेरिवेटिव ऑफ 2e टू द पावर x माइनस 5। यह आ गया आपका न्यूमरेटर पार्ट, 4e टू द पावर x माइनस 25 पता चल गया। बस इसको अब आप अपने एग्जाम्पल में पुट अप कर दो, जो आपका गिवन क्वेश्चन है। 4e टू द पावर x माइनस 25, 4e टू द पावर x माइनस 25 के जगह आप 5 2e टू द पावर x माइनस 5 माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ 2e टू द पावर x माइनस 5 रख दिया, और डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में रहेगा आपका 2e टू द पावर x माइनस 5, 2e टू द पावर x माइनस 5। आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग बस डिवाइड कर देंगे। जब आपका 2e टू द पावर x माइनस 5 इस टर्म के साथ डिवाइड होगा तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 5 माइनस, और फिर जब यही इधर डिवाइड होगा तो यहाँ से आ जाएगा 3 डेरिवेटिव ऑफ 2e टू द पावर x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2e टू द पावर x माइनस 5। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये बच्चों को क्लियर होगा कि ये चीज़ कैंसिल आउट नहीं होगी, ये बेसिकली ऊपर में डेरिवेटिव लिखा है। ठीक है ना, तो आप ये मत सोचिए कि सर आप इन दोनों को क्यों नहीं कैंसिल आउट कर रहे हैं, नहीं। सो 5 का इंटीग्रेशन तो 5x होता है, माइनस 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2e टू द पावर x माइनस 5, और अपॉन में आएगा 2e टू द पावर x माइनस 5। तो यहाँ पे अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो जैसे ही पता चल गया कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, लॉग मॉड 2e टू द पावर x माइनस 5 प्लस c। ठीक है, तो ये रहेगा आपका फाइनल रिजल्ट। तो काफ़ी सिंपल है, बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके पास मेथड क्या होनी चाहिए, आपकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए। ठीक है,
ओके, तो इसी के साथ आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। इससे रिलेटेड जो आगे के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि जितना भी मैंने आज आपके साथ एक्सप्लेन किया है, जिस वे में मैंने आपको न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करा के दिया है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो आपके क्लास 12 के जो फ्रेंड्स हैं जो इस साल क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस चैप्टर के वीडियोस को फॉरवर्ड करो, ताकि इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू वो अपनी जो क्लास 12 की स्टडी है उसको अच्छे से कर पाए, थोड़ी बहुत ये वीडियोस उनके हेल्प कर सके। ओके।